नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मनोज जावा ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपकी मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 गुणा 0 जो होता है 7 के बराबर होता है और 0 गुणा 7 जो होता है 7 के बराबर होता है। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा है। उसको यह बताना की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 गुणा 1 और 7 से आरंभ होते हैं। सही परिकल्पना हेतु उसको अधिक से अधिक प्रश्न अभ्यास दिए जाने चाहिए, या फिर वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्या विस्तारित कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है आपने, कि वह कक्षा में असावधान है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े इतने से आराम होते हैं, नहीं। सही कल्पना हेतु उसको अधिक प्रश्न अभ्यास गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्या में विस्तारित कर रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके कट गई हैं। गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, गणित में जो आकलन होता है उसको किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की आवश्यक अवधारणात्मक समझ में, सीखने में, रह गई कमियों को पहचानने में, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन के लिए, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, या फिर अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंक के अनुसार नामीकरण करने में। ठीक है, तो चौथा ही ऑप्शन हो गया आपका कि टेस्ट भी आपका गलत होता है, अंक भी आपके गलत होते हैं और नामीकरण कर रहे हैं बच्चों का, तो यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर हमें बल नहीं देना है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों को अच्छी समझ होना, या फिर गणना के कौशल का विकास होना। तो बुनियादी संख्या ज्ञान में कौन सा महत्व पहलू हो जाएगा? सबसे पहले आपको बच्चों को क्या है, संख्या का ज्ञान कराना है, यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पर पाठ्य चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, अवधारणाओं की समझ बनाने हुए हुए शिक्षार्थी जो प्रकृति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए खड़ते हैं, वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए कि बच्चा जो है उसकी जो प्रगति होगी वह मूर्त से अमूर्त होगी। बिल्कुल सही, पहला सही है। इनमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होना चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में प्रयोग हो, यानी वही टॉपिक होना चाहिए जिनका क्या है उच्चतर स्तर पर प्रयोग हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य चर्चा को बीजगणितीय संकेतनों का और समस्या समाधान में उसके उपयोग का परिचय कराना चाहिए, या फिर पाठ्य चर्चा को विद्यार्थियों के प्रमेय की को सिद्ध करने की विधियों का उपयोग करने के अवसर देना, कि आप प्रमेय को थ्योरम को सिद्ध कर रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा भी आपका गलत है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि अवधारणा की समझ बनाने हेतु शिक्षक जो है, जो प्रगति होनी चाहिए मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चों को ले जाए, तो पहला उत्तर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपका किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अकॉर्डिंग। शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थियों से 54 लिखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 504 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सी इस गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है? ठीक है, बच्चे को बीच में से जीरो मिटाने के लिए कहेंगे, उत्तर को गलत चिन्हित
करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने के लिए कहना। बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंकीय संख्या कैसी लिखी जाती है, या फिर विद्यार्थी को स्वयं सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करना, यह बताना कि 2 अंकीय संख्या कैसी, यानी आप जो उसकी डे टू डे एक्टिविटी है उसको यूज़ में लेकर के बच्चे को सिखा रहे हो 2 अंकीय संख्याओं का ज्ञान। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा होना चाहिए? ठीक है, आयत पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, इन तीनों में से कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा बताना है। दिए गए आयतों को रबर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी से इन्हें गिरने के लिए कहना। दूसरा कह रहा है कि आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना। तीसरा कह रहा है कि आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो पहला हो जाएगा आपका जो है कि आयतों की भुजा को मापना और लंबाई एवं चौड़ाई के गुणन द्वारा उसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना, यानी पहला हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा कि फलक के आयतों को वर्गाकार टाइल की भुजाओं में बांटना। फिर थर्ड हो जाएगा आपका, फिर आप क्या है, रबर और शार्पनर के द्वारा विद्यार्थी ने गिनना के लिए कहना, यानी पहला, दूसरा और तीसरा बी सी ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बी सी ए, बी सी ए, यानी ऑप्शन जो है तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कक्षा में एक गतिविधि कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास रेंज को अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करने हेतु जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती है वह किसका उदाहरण है? उपख्यानात्मक अभिलेख जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं, रूब्रिक्स, अवलोकन, परियोजना। रूब्रिक्स तो नहीं होगा, अवलोकन भी नहीं, परियोजना भी नहीं, ये हो जाएगा आपका उपख्यानात्मक अभिलेख जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। गणितीय अवधारणा को पढ़ाते हुए दृश्य हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग डैश की ओर बढ़ाने में सहायक करता है, जिससे दृष्ट हस्तकौशल यानी जिससे बच्चा क्या है देख करके, छू करके महसूस कर सकता है। जटिल से सरल की ओर जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, औपचारिक से अनौपचारिक की, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। तो यहाँ पे क्या है, दृश्य हस्तकौशल सामग्री। हस्तकौशल सामग्री क्या होती है? जिसे बच्चा छू करके बता सकता है कि यह क्या है, क्या चीज़ है। तो जैसे सपोज आप क्या हो जाएगा, बच्चे को क्या दे रहे हो, बच्चे को एक रबड़ दे रहे हो, तो क्या बोलेगा, ये आयत है। ठीक है, 2D में तो एक आयत ही है वो, तो बच्चा उसको छू करके बता सकता है कि इसका शेप और साइज क्या है। तो ये कि मूर्त अवधारणा से अमूर्त की ओर जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कि गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है अंतर्ज्ञान और प्रयोग, कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह, अवलोकन और प्रयोग, तर्कणा और पैटर्न बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि गणित में समस्या समाधान की युक्ति में सम्मिलित है तर्कणा और पैटर्न बनाना, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कि प्राथमिक स्कूल स्तर पर लघुत्तम समापवर्ती जैसे एलसीएम के शिक्षण की और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त रहेगा? ठीक है, आपको मतलब एलसीएम से मतलब बच्चों को आपको एलसीएम सिखाना है, तो उसमें कौन सा कम रहेगा? प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, आप प्राथमिक स्तर में बच्चों को क्या है एलसीएम पढ़ा सकते हो। ठीक है,
तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अ, चौथा कह रहा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आईसीटी का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमें पूछा गया है कौन सा नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था कि इसे प्राथमिक कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चे को 5 × 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसका हल किया। इस तरीके से हल किया उसने, ठीक है। तो इसे हम आपका पूछ रहा है कि बच्चे ने उपयुक्त जो है जो गतिविधियाँ करी उनमें से कौन सी गतिविधि सही है। कर्म विनिमयता नियम यानी क्रम से किया उसने सही, बिल्कुल सही। और जिसे हम वितरण या फिर बटन नियम कहते हैं, तो वितरण नहीं किया उसने, ये तो गलत हो जाएगा। साहचर्य नियम, हाँ ये किया था उसने, तो ए और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका पहला आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में द्वितीय स्थान संबंधित समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी रहेगी। पहला कह रहा है कि संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना, कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, या फिर ज्यामितीय आकृतियों के नामों का प्रत्यस्मरण करना। तो प्राथमिक स्तर पे आपको जो है द्वितीय स्थान संबंधी समझ का विकसित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कमरों के साथ, यानी जबकि डे टू डे आप लाइफ है उसके द्वारा बच्चों को सिखा सकते हो। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए घरों का मानचित्र बनाना, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंक अंकीय संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे कि टोकना, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया, ठीक है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशल पूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार क्या कहलाया जाता है, मूर्त या फिर आइकॉनिक या फिर इनेक्टिव या फिर सांकेतिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है तीसरा हो जाएगा आपका, इनएक्टिव स्टेज हो जाएगी जो ब्रूनर की होती है। आपकी ब्रूनर की थ्योरी से एक प्रश्न आपको 2014 में पूछा गया था, और 2023 में भी एक ब्रूनर की थ्योरी से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, एक बच्चा अपने आसपास के विभिन्न आकृतियों को के उदाहरण देता है और समोसा एक त्रिभुज है, ठीक है। वह बच्चा वैन हिले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। कि जो आपका समोसा होता है वह क्या है, एक त्रिभुज की आकृति का है। विश्लेषण कर रहा है, स्वयं सिद्ध कर रहा है, निगमन कर रहा है, या फिर दृश्यकरण कर रहा है। तो आपकी पहली अवस्था जो होती है आपकी वैन हिले की, जिसमें बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ को देख करके बता सकता है कि यह क्या है, उसका दृश्यकरण कर रहा है, यानी ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और वह कलन की एक समस्या जिसमें 63 माइनस कर रहा है 29 को हल करते समय, एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 - 30 कर दिया, ठीक है। मेरा उत्तर 34 आया। इस बच्चे के बारे में आपका क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है बच्चा ने क्या किया। बच्चा यह नहीं जानता कि 63 में से 29 को कैसे हल करना चाहिए। बच्चा योग और वैकलन को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है। बच्चे में वैकलन की अवधारणा समझ है और अंततः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति प्रयोग कर रहा है, ठीक है। बच्चे के पास वैकलन की ना तो संकल्पनात्मक समझ है और ना ही मानक कलन विधि का ज्ञात है। यहाँ पे बच्चा जो है वह क्या है, दूसरा मेथड अल्टरनेटिव मेथड सॉल्व कर रहा है 63 - 29 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि बच्चे में वैकलन की अवधारणा समझ में है और अतः वह वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति का
प्रयोग करा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी गणित पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, कि कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मनोज राव ट्यूटोरियल्स। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।